गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर फ्लोएम के अंदर जो कार्बनिक विलेय पदार्थ होते हैं, इन विलेय पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है उनकी के बारे में जो विभिन्न सिद्धांत दिए गए थे, उन सिद्धांतों के बारे में स्टडी कर रहे थे। जिसमें फोर्थ सिद्धांत है कोशिका द्रव्य प्रवाह गतिवाद। कोशिका द्रव्य प्रवाह गतिवाद, इसको डी ब्रज ने दिया था। डी ब्रिज ने दिया और इसका जो समर्थन किया था, इस सिद्धांत का समर्थन कॉर्टिस ने किया था। इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम की सेल्स में प्रोटोप्लाज्म है। स्टूडेंट्स, प्लांट है तो रिक्तिका भी होगी, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर रिक्तिका उपस्थित होती हैं। सभी प्लांट सेल्स में किसी में बड़ी पाई जाती हैं और किसी में छोटी पाई जाती हैं। सभी के अंदर यहाँ पर रिक्तिका उपस्थित होती हैं। तो यहाँ जो फ्लोएम के अंदर जो फ्लोएम की सीव सेल्स होती हैं या सीव ट्यूब होती हैं, उनमें जो विलेय पदार्थों का वो स्थानांतरण होता है। तो वो स्थानांतरण कैसे होता है, कैसे उसकी आगे की ओर गति होती है। तो यहाँ पर जो फ्लोएम की सेल्स होती हैं, इनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है, इस प्रोटोप्लाज्म में गतियां होती हैं, या फिर कहें कि ये प्रोटोप्लाज्म भ्रमण करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोसिस। प्रोटोप्लाज्म के भ्रमण को क्या बोलते हैं हम, साइक्लोसिस। मान लिया ये कोई कोशिका है, ये कोशिका अपने पास वाली किसी अन्य कोशिका से अटैच है, अपने पास वाली किसी अन्य कोशिका से अटैच है। प्लांट सेल्स में रिक्तिका तो उपस्थित होती ही है। ये है सीव ट्यूब, और एक सीव ट्यूब दूसरी सीव ट्यूब के साथ में किससे जुड़ी होती है, सीव प्लेट के जरिए। ये सीव प्लेट, और सीव प्लेट में क्या होते हैं, पोर्स, छिद्र उपस्थित होते हैं। सीव प्लेट के अंदर पोर्स उपस्थित होते हैं, छिद्र उपस्थित होते हैं। यहां बाहर की तरफ विभिन्न अणु उपस्थित हैं। ये अणु इन छिद्रों से अंदर की ओर प्रवेश करेंगे, यहां से ये अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। तो इनके अनुसार एक तो प्रोटोप्लाज्म की भ्रमण गति या साइक्लोसिस के साथ के कारण, और दूसरा विसरण। दूसरी क्रिया कौन सी है, विसरण। इन दोनों के कारण विलेय पदार्थों की स्थानांतरण की गति होती है, विलेय पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो यहां पर जो ये सी प्लेट हैं, इनके पोर्स से ये जो पदार्थ हैं, कौन से पदार्थ हैं, ये कार्बनिक पदार्थ, या कार्बनिक विलेय पदार्थ, कार्बनिक विलेय पदार्थ यहां से विसरण के द्वारा, यहां से कैसे जा रहे हैं, ये विसरण के द्वारा कोशिका में एंटर कर गए इन छिद्रों के जरिए। अब यहां इनकी गति, क्योंकि यहां पे क्या उपस्थित है, प्रोटोप्लाज्म। इस प्रोटोप्लाज्म में किस दिशा में गति हो रही है और कितनी तेज गति हो रही है। तो अगर यहां पर प्रोटोप्लाज्म में जो साइक्लोसिस है, वो साइक्लोसिस तीव्र है, तो अगली यहां से आगे की ओर ये विसरण भी कैसा होगा, तीव्र गति से होगा।
यहाँ साइक्लोसिस ऐसे हो रही है, जीव द्रव्य ऐसे भ्रमण कर रहा है, दूसरी दिशा में कैसे कर रहा है, इस प्रकार से। तो यहाँ कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर ये दोनों ही चीज, जो साइक्लोसिस की जो चीज है कि क्लॉकवाइज कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, तो यहाँ ये विसरण की दिशा को परिवर्तित कर देती है। कैसे, ऊपर की ओर या नीचे की ओर। विसरण या तो ऊपर की कोशिकाओं की तरफ चला जाएगा, क्योंकि यहां भी तो कोशिकाएं होंगी इसके पास में, या नीचे की ओर। तो यहां डी ब्रूज के अकॉर्डिंग जो फ्लोएम के अंदर स्थानांतरण होता है कार्बनिक विलेय पदार्थों का, ये स्थानांतरण प्रोटोप्लाज्म की भ्रमण गति या साइक्लोसिस के कारण प्लस विसरण के संयोजन के कारण होता है। क्योंकि यहां पर सीव प्लेट के सीव ट्यूब के अंदर जो सेल्स होती हैं, एक कोशिका, एक सीव सेल दूसरी सीव सेल से अटैच होती है। तो यहाँ जो सीव प्लेट पाई जाती है, इन सीव प्लेट से, जिन्हें चालनी पट्ट कहते हैं, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में यहाँ पदार्थ विसरण के द्वारा, जो कार्बनिक विलेय पदार्थ हैं वो विसरण के द्वारा यहाँ पर गति कर जाते हैं। अब ये ऊपर या नीचे किस दिशा में गति करेंगे, ये निर्धारित करती है यहाँ पर साइक्लोसिस की दिशा। तो यहाँ ऊपर और नीचे साइक्लोसिस की दिशा के आधार पर इनका गमन हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं द्रव्यमान प्रभाव परिकल्पना। द्रव्यमान प्रभाव परिकल्पना, और इसको दिया था मुंच ने। इसको मुंच ने दिया था। मुंच के अनुसार क्या होता है कि यहां पर जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम में संपूर्ण द्रव्यमान, इसका मतलब फ्लोएम के अंदर जो भी कुछ प्रेजेंट है, जितना भी प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, प्रोटोप्लाज्म में जो जो भी चीज प्रेजेंट है, तो जो संपूर्ण द्रव्यमान है, इस संपूर्ण द्रव्यमान का जो प्रभाव होता है, ये संपूर्ण द्रव्यमान का प्रभाव स्फीति दाब प्रवणता के अकॉर्डिंग होता है। स्फीति दाब प्रवणता के अनुसार होता है। तो फ्लोएम का जो संपूर्ण द्रव्यमान है, वो द्रव्यमान अधिक है या कम है, वहां पर स्फीति दाब कम है या अधिक है। क्योंकि यहां पर अगर कंसंट्रेशन अधिक है, उच्च सांद्रता से कहां होगा, निम्न सांद्रता की ओर। उच्च सांद्रता पर स्फीति दाब प्रवणता जो होगी, वो टर्गर प्रेशर की जो प्रवणता होगी या स्फीति दाब जो होगा, वो कैसा होगा, अधिक। और इधर क्या होगा, कम। तो यहां द्रव्यमान इधर से इधर की ओर क्या करेगा, मूव करेगा। तो इस चीज को समझाने के लिए मुंच ने यहां पर एक प्रयोग किया। मुंच ने यहां एक प्रयोग किया, और इस प्रयोग में क्या किया इन्होंने, एक बर्तन लिया और इस बर्तन में अर्धपारगम्य झिल्ली से 2 कक्षों का निर्माण किया। दोनों कक्ष किसके बने थे, अर्धपारगम्य झिल्ली के। एक को हमने ए कक्ष बोल दिया और दूसरे को हमने क्या बोल दिया, बी कक्ष। और इनको
एक टी शेप की नलिका के द्वारा एक दूसरे से अटैच कर दिया। यहां पूरे ही बर्तन में पानी भर दिया, पानी से इसको फिल कर दिया। इसके अंदर सांद्र विलयन भर दिया। और दूसरे के अंदर यहां पर तनु विलयन भर दिया। और पूरी की पूरी ट्यूब यहां पर इस प्रकार से एक दूसरे के साथ कैसी है, ये कनेक्ट, इसको यहां पर कनेक्ट कर दिया। अब दोनों ही कक्षों की झिल्लियां कैसी हैं, अर्धपारगम में। यहां सांद्रता अधिक है, तो जब यहां सांद्रता अधिक है तो ये जल कहां जाएगा, अंदर की ओर। यहां से जल अंदर की ओर प्रवेश करेगा। यहां से जा तो सकता है, क्योंकि जब मैंने आपको झिल्लियां पढ़ाई थी तो अर्धपारगम में झिल्ली या चयनात्मक पारगम में झिल्ली को बताया था। तो यहां से ये, क्योंकि सांद्रता अधिक है तो जल किधर प्रवेश करेगा, एक कक्ष की तरफ। यहां जैसे जैसे ये प्रवेश करेगा तो ये किधर की तरफ मूव करता हुआ चला जाएगा, इधर, और कहां जाएगा, बी कक्ष की ओर आ जाएगा। तो ये जल जब तक प्रवेश करता है जब तक इन दोनों की सांद्रता क्या नहीं हो जाए, समान। जब तक इन दोनों की सांद्रता समान नहीं हो जाती है तब तक एक कक्ष के अंदर जल प्रवेश करता रहेगा, और ये इसका प्रवाह ऐसे होकर के कहां पहुंचता रहेगा, ये बी कक्ष की ओर पहुंचता रहेगा। तो यहां पर मुंच ने इस चीज से इस बात को समझाया कि जब अधिक सांद्रता होती है तो अधिक सांद्रता की तरफ से द्रव्यमान किधर गति करता है, निम्न सांद्रता की ओर। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। और ये गति क्यों करता है, स्फीति दाब प्रवणता के कारण। क्योंकि यहाँ स्फीति दाब जब हमने पढ़ा था तो पता है कि केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर लगता है, बाहर स्फीति दाब नहीं होता। अगर यही कोशिका होती तो जल अंदर जा रहा है तो अंदर जाने से कोशिका का टर्गर प्रेशर बढ़ जाता। टर्गर प्रेशर बढ़ेगा तो यहां से जो बगल वाली कोशिका है, जो यहाँ पर कंसंट्रेशन है, जो सांद्रता है, वो कहाँ मूव करेगी, अपनी बगल वाली कोशिका में मूव करेगी। तो ऐसे ही यहाँ पर अपने बगल वाले जो दूसरा कक्ष है वहां ये सॉल्यूशन मूव कर जाता है, गति कर जाता है। कब तक करता है, जब तक दोनों की सांद्रता समान नहीं हो जाती। इसी चीज को मुंच ने प्लांट के अंदर समझाया। इसी चीज को मुंच ने क्या किया, प्लांट के अंदर समझाया, पादपों के अंदर समझाया। इन्होंने क्या बताया कि जो लीफ होती हैं, लीफ की में होती है मीजोफिल, और मीजोफिल के अंदर होती है फोटोसिंथेसिस। जब यहां फोटोसिंथेसिस होगी तो यहां क्या बनेगी, कार्बोहाइड्रेट। यहां पर जब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है तो मीजोफिल सेल्स की जो सांद्रता है, ये सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मीजोफिल सेल्स की सांद्रता क्या हो गई, बढ़ गई। अब यहां पर मीजोफिल सेल्स क्या करेंगी, जो अपने पास वाली सेल होंगी, पास वाली सेल्स होती हैं, उनसे जल क्या होगा, अंदर जाएगा। यहां से जल अंदर की ओर जा रहा है। तो अभी तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ही बढ़ा है, और जल जाने के बाद में जैसे ही जल अंदर जाएगा तो इसका क्या बढ़ जाएगा, टर्गर प्रेशर। कार्बोहाइड्रेट की वजह से सांद्रता बढ़ी है, सांद्रता बढ़ने की वजह से इसका प्रासरण दाब बढ़ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर जब बढ़ रहा है तो यहाँ पर कोशिका के अंदर, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो जल की मांग करेगा, आपको खूब पढ़ाया डीपीडी। तो यहाँ फिर जल अंदर जाएगा, तो जल अंदर जाएगा तो यहाँ पर टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा। जब मीजोफिल सेल्स का टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है तो यहां से जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन होता है, या फिर कहें कि कार्बनिक विलेय, कार्बनिक विलेय,
सॉल्यूशन ना कह करके हमको क्या बोले, कार्बनिक विलेय। ये कहाँ मूव कर जाएंगे, सीव ट्यूब की ओर। सीव सेल्स कहें या सीव ट्यूब कहें, यहां से सीव ट्यूब की ओर आ जाएंगे। मीजोफिल से मूव करते करते धीरे धीरे कहाँ जाएंगे, ये सीव ट्यूब की तरफ। जब ये सीव ट्यूब में आ जाते हैं तो यहां से स्टेम में पहुंचेंगे। स्टेम से कहां पहुंचेंगे, रूट के अंदर पहुंचते हैं। और रूट में सॉइल के अंदर क्या उपस्थित है, जल। और यहां पर जल के साथ ये क्या हो जाते हैं, कंज्यूम्ड हो जाते हैं, यूज कर लिए जाते हैं। तो ऐसे टॉप से लेकर के बॉटम तक यहां पर कार्बनिक विलेय पदार्थों का स्थानांतरण हो जाता है। तो कंप्लीट जो कार्बनिक विलेय पदार्थ हैं टॉप से बॉटम तक कैसे पहुंच गए, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता की ओर। क्योंकि यहां पर मीजोफिल सेल्स के अंदर शुगर लगातार बढ़ रही है, प्रकाश संश्लेषण की वजह से लगातार शुगर का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, जल ग्रहण करेंगी कोशिकाएं तो टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ सांद्रता प्रवणता अधिक हो जाएगी। इसके जस्ट बगल वाली सेल्स में क्या होगी, सांद्रता प्रवणता कम होगी। तो सांद्रता प्रवणता कम है तो ये अपनी बगल वाली सेल्स में प्रवेश करेगा। अब इसके बगल वाली सेल की सांद्रता प्रवणता कम है तो मान लिया इसके बगल में क्या है, सीव ट्यूब। तो कार्बनिक विलेय कहाँ आ जाएंगे, सीव ट्यूब में। सीव ट्यूब में एक सेल से दूसरी सेल में होते हुए ये सभी के अंदर ऐसे ही स्रोत से लेकर के सिंक तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि स्रोत की सांद्रता प्रवणता अधिक होती है और सिंक की सांद्रता प्रवणता क्या होती है, कम होती है। तो ऐसे इनका प्रवाह हो जाएगा। इस चीज को मुझने एक डायग्राम के द्वारा समझाया था। मान लिया ये है मीजोफिल, ये लीफ का पार्ट है, मीजोफिल सेल्स, और इनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, अधिक। यहां ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक है और यहां किसकी क्रिया हो रही है, फोटोसिंथेसिस की। और इसी फोटोसिंथेसिस की क्रिया के कारण यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक है। तो ये लीफ है तो यहां पर क्या होगा, जल, पास वाली सेल से यहां जल आएगा। अब यहां से जो शुगर बनी है, फोटोसिंथेसिस है तो यहां क्या बनेगी, शुगर। नॉर्मल सी बात है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है तो किसका निर्माण हो रहा है, शुगर का। अब ये शुगर इधर लिखते हैं इसे, कहां पहुंच जाएगी, ये है यहां पर सीव ट्यूब। यहां से कहां पहुंच जाएगी, ये सीव ट्यूब में। और सीव ट्यूब में क्या हो जाएगी, जाकर के ये डिसॉल्व विलेय, क्या, शुगर। जो कार्बनिक विलेय हैं ये यहां करके क्या हो जाएंगे, विलेय हो जाएंगे। अब यहां से होते हुए ये पूरा के पूरा मान लिया स्टेम पार्ट है, लीफ से कहां पहुंच गई, स्टेम में। अब स्टेम से नीचे क्या उपस्थित है, रूट। स्टेम से नीचे रूट उपस्थित है तो यहां से स्टेम से होते हुए ये शुगर कहां पहुंच जाएगी, रूट के अंदर। यहां से कहां पहुंच गई, रूट के अंदर। और यहां पर सॉइल है, सॉइल में H2O है तो यहां पर क्या हो जाएगी, ये कंज्यूम्ड।
यूज्ड हो जाएगी। यहाँ पर ये कंज्यूम हो जाएगी, सारी की सारी यूज कर ली जाएगी। खाद्य पदार्थ की आवश्यकता जाइलम को भी है, क्योंकि उसके अंदर भी पैरेनकाइमेटस सेल्स पाई जाती हैं। वेसल्स को छोड़ दें कि यहाँ पर डेड सेल्स होती हैं, तो यहाँ पर भी आवश्यकता होती है खाद्य पदार्थ की। जो जीवित कोशिकाएं होती हैं, अब यहाँ से विलय होकर के ये कहाँ चली जाएगी, वेसल्स में, जो वाहिकाएं हैं। और इन वाहिकाओं में क्या जा रहा है, यहाँ से शुगर कंज्यूम हो गई, यहाँ से यहाँ तक यूज कर ली गई, यहाँ से यहाँ जल ऊपर की तरफ जा रहा है। और जल कहाँ पहुंच गया, मीजोफिल सेल्स के अंदर। वाहिकाओं से जल धीरे धीरे रूट से कहाँ पहुंच गया, मीजोफिल सेल्स की तरफ। तो यहां से लेकर यहां तक जो कंप्लीट शुगर थी वो यूज कर ली गई। जल यहां से पत्तियों के द्वारा बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी और जल कहाँ निकल जाएगा, बाहर। यहां बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी और बाष्पोत्सर्जन की क्रिया से जल कहाँ निकल जाएगा, वातावरण में। यहां से पार्श्वीय संवहन होगा और पार्श्वीय संवहन होके कहां पहुंच जाएगी, यहां वेस्कुलर बंडलों तक, या कहें सेंटर में जो पित्त है वहां तक। वेस्कुलर बंडलों से होती हुई कहां तक पहुंच जाएगी, पित्त तक। स्टेम में ये स्टेम का पार्श्व भाग है और यहां से भीतर तक क्या, कौन सा पार्ट है, पित्त का। तो कंप्लीटली मीजोफिल सेल्स में जिस शुगर का निर्माण हुआ है वो पूरे के पूरे प्लांट में कैसे हो गई, रोटेट हो गई। यहां से बनी, यहां से यूज होती हुई, इसके यूज होती हुई लास्ट में कहां तक पहुंच जाती है, ऊपर तक। शुगर ना पहुंच करके क्या पहुंचता है, यहाँ जल, और जल के साथ में खनिज लवण। तो यहां पर मुंज ने इस चीज को क्लियर कर दिया कि यहां पर जो द्रव्यमान का प्रभाव होता है वो प्रभाव एक भौतिक प्रक्रिया होती है। कंप्लीट यहां पर एक भौतिक प्रक्रिया होती है। अब यहां बात करते हैं कि मुंज ने जो ये द्रव्यमान प्रवाह की जो परिकल्पना दी थी, इस परिकल्पना में गुण या दोष क्या है। क्या ये वास्तविक रूप से सही परिकल्पना है? तो पहले तो देखते हैं इसके पॉजिटिव लक्षण, इसके समर्थन में मत। समर्थन में मत या तथ्य। फर्स्ट पॉइंट, मान लिया ये कोई प्लांट है और ये प्लांट का क्या है, स्टेम। जब इस स्टेम में रिंगिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब एक वलय का निर्माण करते हैं, तो वलय का निर्माण करते हैं तो यहां से फ्लोएम को निकाल देते हैं। जब फ्लोएम को कट करेंगे इस एरिया में से, यहां से इस प्रकार से, हमने यहां केवल जाइलम ही जाइलम छोड़ा है, जाइलम प्लस पित्त, तो किसको निकाल दिया, फ्लोएम को निकाल दिया। ऊपर लीफ उपस्थित है, भोजन का निर्माण होगा, नीचे से जल जा रहा है, तो यहां का जो फ्लोएम होगा, यहां से क्या होगा, निस्राव, या फिर कहें बहिर्स्राव। निस्राव कहना बिल्कुल सही होगा बजाय बहिर्स्राव के। तो यहां रिस्राव में जो सेप आएगा, जो रस आएगा, इस रस का अगर हम परीक्षण करते हैं तो यहां पर जो शुगर होती है वो शुगर कैसी होती है, अधिक मात्रा में। शुगर यहां अधिक मात्रा में उपस्थित होती है। तो इसका मतलब कि यहां ऊपर से नीचे की तरफ जो विलेय पदार्थ आ रहे हैं, या जो द्रव्यमान प्रवाहित हो रहा है, या फिर कहीं जो सेप रस जो प्रवाहित हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ जब आ रहा है, तो यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट में
शुगर की मात्रा अधिक होती है बजाय नीचे वाले भाग के। तो यहाँ अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ही इसका प्रभाव हो रहा है। सेकंड पॉइंट, यहां पर जो लीव्स होती हैं, अगर हम इन लीव्स को हटा दें तो यहां सांद्रता प्रवणता खत्म हो जाती है। सांद्रता प्रवणता क्या हो जाएगी? समाप्त। कारण ना तो यहां पर फोटोसिंथेसिस होगी, लीव्स को हटा देंगे तो, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो क्या होगा? शुगर भी नहीं होगी, तो यहां पर सांद्रता प्रवणता भी नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर यहां इन लीव्स को हम छाया में कर दें, एक्सपेरिमेंट करके देते हैं कि कुछ लीव्स को हमने यहाँ छाया में कर दिया, एक प्लांट की लीव्स को, दूसरे प्लांट की लीव को हमने यहाँ पर क्या किया? धूप में या प्रकाश में। तो जो हमने छाया